नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तानी रेलवे के खस्ताहाल बुनियादी ढांचे की वजह से बढ़ते ट्रेन हादसे और पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलोचिस्तान में 11 अगस्त को मनाए गए यौम आजादी पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही पेश करेंगे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली इक्तिसादी राजधानी कराची में बुनियादी सहूलियात की हुकूमती अनदेखी के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में खौफनाक ट्रेन हादसे में 2 दर्जन मुसाफिरों की मौत से मचा हाहाकार। यौम आजादी बलोचिस्तान मनाकर बलोचों ने दी कब्जागीर पाकिस्तानी रियासत को यलगार। और इक्तिसादी राजधानी कराची की अनदेखी को लेकर मकामी बाशिंदों में गम और गुस्से का गुबार। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के नवाबशाह जिले के शहदादपुर कस्बे का और जायजा लेते हैं शहदादपुर के पास पेश आए अलमनाक ट्रेन हादसे को लेकर मचे कोहराम का। हालांकि शदीद माली खसारे के चलते पाकिस्तानी रेलवे के खस्ताहाल बुनियादी ढांचे की हुकूमती अनदेखी की वजह से ट्रेन हादसे रोज का मामूल बन चुके हैं, लेकिन कराची से रावलपिंडी जा रही हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा मुसाफिरों की मौत और मुतादिद जख्मी होने से मुतासिरा खानदान मातम व रंज गम में डूब गए। ये हौलनाक मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के नवाबशाह जिले के उस दूर दराज पसमानदा इलाके शहजादपुर के, जहां हजारा एक्सप्रेस नामी ट्रेन के हादसे का शिकार होने पर पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। कराची से रावलपिंडी जा रही हजारा एक्सप्रेस के हादसे का शिकार होने की हस्बे दस्तूर सबसे बड़ी वजह रही पाकिस्तानी रेलवे महकमे की गफलत, जिसके नतीजे में 2 दर्जन से ज्यादा मुसाफिरों की जानें तलफ हो गईं। बुरी तरह से जख्मी तकरीबन 150 मुसाफिरों को हॉस्पिटल्स में मौत और जिंदगी के दरमियान कश्मकश करनी पड़ रही है। हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो जैसे ये हादसा हुआ तो एकदम लोगों की चीखों पुकार, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है। काफ़ी सारे लोग जो है अपना खौफ व हिरास की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है परेशान हो गए थे। इंजर्ड भी काफ़ी सारे हुए हैं, काफ़ी ज़ख्मी थे, काफ़ियों की डेथ हो चुकी थी। यहाँ के जो मकामी लोग थे, हमने जो है 1 घंटा तक तकरीबन यहाँ पर रेस्क्यू किया लोगों को, फिर मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तो काफ़ी ज़्यादा एक खौफ माहौल था। इलाका मकीनों और चश्मदीदों के मुताबिक नवाबशाह और शहजादपुर के बीच हजारा एक्सप्रेस के हादसे का शिकार होने पर हर तरफ चीखों पुकार सुनकर वो घरों से बाहर निकले और अपनी मदद आप के तहत हादसे के शिकार मुसाफिरों की इमदाद करने की कोशिशें करते रहे। आखिरकार नजदीकी रेलवे स्टेशन को खबर दिए जाने पर महकमाए रेलवे के हुक्काम और रेस्क्यू टीम के एहलकारों के पहुंचने पर शदीद तौर पर जख्मी मुसाफिरों और लाशों को हॉस्पिटल्स में पहुंचाया गया। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पर ट्रेन हादसे की खबर नश्र होने पर हजारा ट्रेन के मुसाफिरों की खोज खबर के लिए मुतासिरा खानदानों का सैलाब उमड़ पड़ा। बदहवासी और रंजो गम में डूबे मुतासिरा खानदान एक तरफ हॉस्पिटल्स में जेरे इलाज अपने अजीजों से मिलने के लिए छटपटाते रहे, तो दूसरी तरफ हादसे में मारे गए मुसाफिरों के रिश्तेदार मैयतें लेने के लिए इधर उधर भटकते रहे। हालांकि महकमाए रेलवे और पुलिस की जानिब से हजारा एक्सप्रेस के हादसे का शिकार होने की वजह नवाबशाह और शहजादपुर के बीच पुल पर रेलवे ट्रैक टूटा होना बताई गई, लेकिन कुछ जानकार दहशतगर्दों का हाथ होने के खदशात भी जाहिर कर रहे हैं। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कोई कह रहा था कि मेरी माँ पड़ी हुई है, कोई कह रहा था मेरी बहन पड़ी हुई है, कोई कह रहा मेरा भाई है। बहुत चोरी हुई, मुसाफिर फौत हो गए थे, जैसे उन्होंने कीमती सामान, मोबाइल वगैरह, कुछ जेवरात और पैसे, वो भी लोगों ने, क्योंकि यहाँ सारे एक जैसे तो नहीं होते हैं,
اس میں کوئی مدد کرنے کے لیے آیا, کوئی چیزیں اٹھانے کے لیے. اس میں بہت عوام جو زخمی تھے انہوں کے بھی چیزیں گئی, اور جو مر گئے تھے انہوں کی بھی گئی. اور ویسے نواب شاہ تھی مطلب دیگر علاقوں سے جو بھی آئے تھے اپنی بائکوں پہ ادھر ریسکیو کرنے کے لیے, کسی کا بائک گیا ہے, کسی کی موبائل وغیرہ, مطلب ایسے چیزیں بہت ادھر ہوئی. ہم تو جب آئے تو ہم نے جو زخمی حالت ہے انہوں کو اسپتال چھوڑا, تو وہ ہمیں خود دے رہے تھے, بھائی آپ رکھ لیں تیل کے لیے. ہم نے نہیں لیا, ہم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں, اس وقت ہم کام نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے. خستہ حال معیشت سے دوچار پاکستان میں بڑھتے سیاسی عدم و استحکام اور رشوت خوری کی وجہ سے عموماً ہر سرکاری محکمہ ہی اپنی بدحالی پر آنسو بہا رہا ہے. لیکن پاکستان میں محکمہ ریلوے کے تباہ حال بنیادی ڈھانچے کے چلتے پچھلے کچھ عرصے سے ٹرین حادثات میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. مثلاً یہ مناظر ہیں پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کے حادثے کا شکار ہونے کے بعد کے. اس حادثے میں جعفر ایکسپریس کی 7 بوگیاں پٹری سے اترنے کی وجہ سے شدید طور پر زخمی 15 مسافروں کو بولان ہاسپٹل میں بھرتی کرایا گیا. اس حادثے کے بعد پاکستان کے پنجاب صوبے کے چیچا وطنی ریلوے اسٹیشن کے نزدیک جعفر ایکسپریس دوبارہ حادثے کا شکار ہوئی. اس حادثے میں 2 مسافروں کے جاں بحق اور آدھا درجن مسافروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی. پاکستانی ریلوے کی ٹرین کی بوگیوں میں آتش زدگی کے واقعات بھی معمول کی بات بن چکے ہیں. کراچی سے لاہور جا رہی ایکسپریس میں آگ لگنے کی وجہ سے 7 مسافر جاں بحق ہو گئے. ان میں 4 بچے اور 1 خاتون بھی شامل بتائی گئیں. پاکستانی ریلوے کی تیز گام ایکسپریس نامی ٹرین میں آتش زدگی کے حادثے میں 75 مسافر زندہ جل گئے. سندھ صوبے کے گھوٹکی ضلع میں 2 مسافر ٹرین کی ٹکر میں 100 سے زیادہ مسافر جاں بحق ہو گئے. اسی طرح پاکستان کے سندھ صوبے کے دہرکی علاقے کے نزدیک 2 ٹرینوں کی ٹکر میں 65 مسافروں کی موت اور 150 سے زیادہ زخمی ہوئے. پہلے تو ریلیف کا کام ہوگا, پھر انویسٹیگیشن ہوگی. یا تو یہ کوئی لائن میں میکینیکل فالٹ ہے یا یہ فالٹ ڈیولپ کیا گیا ہے. یہ تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے اور یہ میکینیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کا فیصلہ FGIR کریں گے جو فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلویز ہے. دراصل پاکستان میں ٹرین حادثوں کی فہرست کافی لمبی ہے, لیکن پاکستان میں برسر اقتدار حکومت ٹرین حادثات اور محکمہ ریلوے کی بدحالی کے لیے ماضی کی حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرا کر اپنی ذمہ داریوں سے دامن چھڑانے کی کوششیں کرتی آئی ہیں. لیکن پاکستان کے سرکاری محکموں میں بدعنوانیوں کے دستور اور ریلوے محکمہ کی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ٹرین حادثوں میں اپنے پیاروں کی جانیں گنوانے والے متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ اپنے کسی بھی ٹرین حادثے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جاتی اور قصورواروں کو سخت سزا دی جاتی تو انہیں ٹرین حادثات میں جاں بحق اپنے پیاروں کے آئے روز بے وقت جنازے نہ اٹھانے پڑتے. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان کے یوم آزادی سے قبل بلوچ قوم کی جانب سے 11 اگست کو منائے گئے یوم آزادی بلوچستان کا. اس کی اصل وجہ یہ رہی کہ قیام پاکستان سے پہلے انگریزوں نے 11 اگست 1947 کو ریاست بلوچستان کو مکمل آزادی دے دی تھی. لیکن بیش قیمتی قدرتی وسائل اور معدنیات سے مالا مال آزاد بلوچستان پر پاکستانی فوج نے مارچ 1948 میں حملہ کر کے جبرن قبضہ کر رکھا ہے. خوشی اور وقار کے اظہار کے مناظر ہیں 11 اگست 1947 کو منائے گئے ریاست بلوچستان کے یوم آزادی کے. کیونکہ صدیوں پرانی تاریخی تہذیب و ثقافت، لوک روایات اور آن بان پر مرنے مٹنے کے جذبے والی
آزاد خیال بلوچ قوم نے برٹش حکومت سے بھارت پاکستان بٹوارے سے پہلے ہی بلوچستان میں تمام لیز ایگریمنٹس ختم کروا کر 11 اگست 1947 کو ہی مکمل طور پر آزادی حاصل کی تھی۔ تبھی سے خود مختار بلوچ قوم 11 اگست کو ہر سال بلوچستان کا یوم آزادی پورے جوش و خروش سے مناتی آ رہی ہے۔ Balochistan was once an independent country like many other countries. On the 11th of August 1947, we gained our independence from the British colonizers 3 days before the creation of Pakistan. But 6 months later, we lost our freedom. In fact, a proposal was presented by the then ruler of Balochistan, Mir Ahmad Yar Khan, to the upper and lower houses of Balochistan at Muhammad Ali Jinnah's request to join Pakistan. But both the houses unanimously rejected this proposal and refused to join Pakistan. When failing to convince the Baloch people in the name of Islam and so-called two-nation theory, Pakistan resorted to military force and invaded Balochistan on 27th March 1948 and annexed it against the will of Baloch people. جیوگرافیائی اور جنگی لحاظ سے ہی نہیں بلکہ سوئی گیس، کاپر، سونے چاندی اور گوادر بندرگاہ جیسے بیش قیمتی قدرتی وسائل و معدنیات سے مالا مال ہے آزاد بلوچستان۔ لیکن بین الاقوامی امداد اور قرضوں پر منحصر رہنے والے پاکستان نے فوجی آپریشن کے ذریعے مارچ 1948 میں بلوچستان پر غیر قانونی قبضہ کر لیا۔ تبھی سے بلوچستان میں جگہ جگہ فوجی چھاویوں کا جال بچھائے بیٹھی پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومتیں بلوچ وسائل کا جبراً استحصال کر رہی ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی ریاستی دہشت گردی سے آزادی کے لیے جد و جہد کر رہی بلوچ قوم کو صفائے ہستی سے مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ Now, Pakistan's recent outcry over Kashmir's issue and its advocacy for the human rights of Kashmiri people is, I think, the height of its hypocrisy and shamelessness when it has illegally occupied Balochistan for the last 72 years and extrajudicially abducted and killed thousands of Baloch political activists. دہشت گردوں کی پوش پناہی کی وجہ سے معاشی بدحالی سے دوچار پاکستان نے جب سے سی پیک اور گوادر پورٹ جیسے منصوبوں کی آڑ میں چین کو بلوچستان پر مسلط کیا ہے، لیکن چین کی گھسپیٹ کی بلوچی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ لہذا چائنیز منصوبے سی پیک اور گوادر پورٹ کے خلاف آواز اٹھا رہے بلوچوں کو جبراً اغوا کر کے مابرائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ سچائی بلوچستان کے زیارت شہر اور ملتان کے نشتر ہاسپٹل میں سینکڑوں لاپتہ بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں ملنے کے انسانیت سوز انکشافات سے منظر عام پر آتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی بلوچستان میں بڑھتی بربریت کے خلاف دنیا بھر میں شدید احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جب چائنا یہ حرکتیں کرے گا یا ابھی جیونی میں سومیانی میں یا اپنے پورٹس بنا رہے ہیں جو بلکہ یہ سمرین انڈر واٹر اپنے پورٹس بنا رہے ہیں جو ایک چائنا میں ہے اور باقی یا باہر ملک یا بلوچستان میں بنا رہے ہیں، یہ تو لانگ ٹرم ان کا ایک پلاننگ ہے کہ ٹوٹل علاقے کو اپنے کنٹرول میں لائے، گرفت میں لائے۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو انقلاب آتا ہے، اور اب یہی ہو رہا ہے بلوچستان میں۔ تبھی تو پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر بلوچستان میں پاکستانی پرچم نظر آتش کیے جاتے ہیں اور پاکستانی فوج کی بربریت کے خلاف ہتھیار اٹھا چکی بلوچ تنظیموں کے مجاہدین خودکش حملوں و بم دھماکوں کے ذریعے آزادی کی تڑپ کا اظہار کرتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے
कि बलूचिस्तान में जैसे जैसे पाकिस्तानी फौज और बदनाम जहां खुफिया एजेंसियों की जानिब रियासती दहशतगर्दी बढ़ रही है, वैसे वैसे बलोच मुजाहिदीन में गम और गुस्से और शहादत का जज्बा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। यहां तक कि BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे अलहायदगी पसंद बलोच तंजीमों की ख्वातीन मुजाहिद तक पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के काफिलों को निशाना बनाकर फिदाइन हमले करने में पेश पेश नजर आ रही हैं। इस सच्चाई की तस्दीक बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में पाकिस्तानी फौज के काफिले पर BLA की मजीद ब्रिगेड की दिलेर मुजाहिद सुमैया कलंदरानी बलोच की जानिब से किए गए हालिया फिदाइन हमले से हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से सुमैया बलोच के हमले से 4 अहलकारों के जाम हक होने का ही एतराफ किया गया, लेकिन BLA की जानिब से पाकिस्तानी फौज के तकरीबन 1 दर्जन अहलकारों के मारे जाने के दावे किए गए। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। कराची में बुनियादी सहूलियात की अनदेखी को लेकर मकामी बाशिंदों में गम गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में सियासी अदम व इस्तेहकाम और लाकानूनियत के आलम में तशद्दुद की वाक़यात में होजरुबा इजाफा हो चुका है। ऐसा ही एक वाक़या पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा में सामने आया। क्वेटा के सरियाब रोड पर खूनी तसादुम के नतीजे में बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आला नवाब असलम रईसानी के भतीजे हारून रईसानी समेत 3 अफराद जाम हक हो गए। इस खूनी तसादुम की वजह रही बलूचिस्तान में फूड्स अथॉरिटी के डायरेक्टर हारून रईसानी की जानिब से क्वेटा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट टर्मिनल पर छापा मारना। इस छापे के दौरान हारून रईसानी के बॉडीगार्ड ने ट्रांसपोर्ट टर्मिनल के मालिक के बेटे मीर ब्रह्मदाग लहरी पर गाली गलौच होने पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में मीर ब्रह्मदाग लहरी की मौत होने पर उसके खानदान ने जवाबी हमले में हारून रईसानी और उनके बॉडीगार्ड को हलाक कर दिया। मकतूल हारून रईसानी को सरकारी एजाज व एहतराम के साथ उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को अपनी वफाकी काबीना और पार्लियामेंट तहलील होने के बाद 1 दर्जन से ज्यादा इत्तेहादी जमातों को शानदार पार्टी दी। मुआशी बदहाली से बुरी तरह मुतासिरा पाकिस्तान की हुक्मरान जमातों की अलविदाइया पार्टी में महंगे पकवानों की लंबी फहरिस्त पर बेशुमार अखराजात को लेकर गरीब अवाम ने जमकर तनकीद की। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान सूबों की हुकूमतों ने भी 12 सितंबर को मुद्दत पूरी होने के बाद सूबाई असेंबलियां तहलील करके इलेक्शन कमीशन को अपने अपने सूबों में केयर टेकर हुकूमतें मुंतखब करके आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की अपील की। पाकिस्तान में सियासी इंतकाम के जुनून में कई महीनों से रावलपिंडी जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर शहरियार अफरीदी को ATC यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया गया। इस मौके पर शहरियार अफरीदी और उनके वकला की जानिब से जेल में गैर इंसानी सलूक और तशद्दुद के जख्म दिखाए गए तो ATC के जजों ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के अहकाम सादिर कर दिए। लेकिन रावलपिंडी में ATC कोर्ट से शहरियार अफरीदी के बाहर निकलते पंजाब पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। पंजाब सूबे के रहीमयार खान जिले के DPO ने शहरियार अफरीदी के खिलाफ नए मुकदमात में गिरफ्तारी के वारंट दिखाए तो शहरियार अफरीदी ने आज खुद गिरफ्तारी दे दी। पाकिस्तानी पार्लियामेंट तहलील होने से कबल तलब किया गया सीनेट का आखिरी इजलास बेहद हंगामा खेज रहा। इसकी वजह रही शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के ऐवान बाला सीनेट में बगैर किसी बहस के ताबड़तोड़ मंजूर कराए गए दर्जनों बिल। लिहाजा इत्तेहादी जमातों के कई सीनेटर्स ने गुस्से में बिल की कॉपियां फाड़ दी और सीनेट इजलास का बॉयकॉट तक कर गए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की हुकूमत में इत्तेहादी वाप पार्टी यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनेटर अहमद उमर अहमदजई ने चाइनीज मंसूबे सीपेक और ग्वादर पोर्ट की आड़ में बलूच वसाइल पर बैरूनी मुल्कों के कब्जे की वजह से बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पैदा होने की वार्निंग दी। अब रुक करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर और इक्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची के साथ सौतेले सलूक के रियासती दस्तूर को लेकर मकामी बाशिंदों में बढ़ती बेइत्मीनानी का।
इसकी एक बड़ी वजह यह है कि शहर कायद कराची सिंध सूबे की राजधानी भी है और सिंध सूबा मरहूम साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की जमहूरियत पसंद पार्टी PPP का मजबूत सियासी गढ़ माना जाता है। कराची पाकिस्तान का मरकजी और सूबाए सिंध की राजधानी है। इसे मिनी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस शहर में पाकिस्तान के हर कोने, हर नस्ल और हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। आबादी के हिसाब से कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची में माली बदहाली और करप्शन की वजह से टूटी फूटी सड़कों और खुले सीवरेज की भरमार ने मकामी बाशिंदों का जीना दुश्वार कर रखा है। फूट का शिकार होया हुआ है, लिहाजा इसको जल्द से जल्द इसको क्लियर किया जाए। इसकी वजह से ना हम लोग यहाँ पे बैठ पा रहे हैं, ना कोई हमारा घाक यहाँ पे आ रहा है। आप इधर यहाँ पे पीछे देखेंगे, यहाँ पे क्या सूरत हाल होया हुआ है। ये अब से नहीं है, 1.5 साल हो गया इसको, और 1.5 साल से यही हाल है। अभी तो 1-2 दिन पहले यहाँ पे पानी का मसला सोल्व हुआ है, इन्होंने यहाँ पे कनेक्शन डाल दिया, एक मसला सोल्व हो गया है। गुजारिश ये है, मेहरबानी करके इस मसले को भी सोल्व कर दिया जाए। तो बस गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। आवाम को बहुत तकलीफ है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है, तो और ये सालों से पड़ी हुई है रोड और कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का आबाई शहर कराची कभी पाकिस्तान का ऐसा खूबसूरत शहर था जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों के अलावा दीगर ममालिक तक से लोग सैर सपाटे और रोजगार के लिए आते थे। मगर मौजूदा दौर में कराची के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। जगह जगह हाईवे पर गड्ढे, खुले सीवर, टूटी फूटी सड़कें और कूड़े कचरे के ढेर कराची आने वाले लोगों का इस्तकबाल करते हैं। काबिले गौर बात यह है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने तक में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को हादसों का डर लगा रहता है। बहुत बुरा हाल है, कारोबार सारा मुतासर हो चुका है। यहाँ पे सारे गटरें इन्होंने बनाई है, बनाने का फायदा नहीं है, ढकने लगाते नहीं है। ऐसे काम थोड़ी होता है, काम होता है तरीके से प्रॉपर काम करे। आप गटर बना रहे हो, आप ढकने लगा नहीं रहे, बारिश आएंगी, सारा बर्बाद हो जाएगा। फिर अब आप बताएं क्या करा जाए, कौन सी गवर्नमेंट को बोले हम लोग। भाई हमें तो कराची से तो मतलब नहीं है, पहले हमारी अपनी गलियों के तो मसले हल हो जाए। कराची तो बहुत बड़ा है, पहले ये रोड का मसला हल हो जाए। 3 साल से तो ये मसला हल नहीं हुआ है। अब मुर्तजा वहाब साहब क्या करते हैं वो तो हमारे इल्म में नहीं है। पहले जो काम है हम तो यहाँ पे 3 साल से देख रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। रोजमर्रा जिंदगी को चलाने के लिए रोजी रोजगार का होना लाजमी है और इसके लिए लोगों का घरों से बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन कराची की खस्ता हाल सड़कों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। कहीं कचरे के ढेर तो कहीं गटर से निकलते गंदे पानी से रिहायशी कॉलोनियों और बस्तियों के लोग अक्सर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। लोगों का कहना है कि कराची में सड़कों की मरम्मत के लिए बजट में फंड्स तो मुख्तस होते हैं, लेकिन वो सिर्फ फाइलों तक ही महदूद होकर रह जाते हैं। भाई ये तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं, इलाके का पुरसा हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। काफी माशाल्लाह चैनल वाले भी आके इंटरव्यू देके लोगों को यहाँ पे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ पे कितनी पार्टियां जी हैं, वो कहता है वो हमारा काम है, वो कहते हैं हमारा काम है। सब आपस में लगे हुए हैं, लेकिन कोई मसले का हल सब ढूंढ रहा नहीं है। मच्छर पैदा हो रहा है, गंदगी है, लोग नमाज पढ़ने नहीं जा सकते यहाँ पे और ताउन फैल रहा है यहाँ पे। बहुत ही गंदी हालत हो गई है। देखिए सबसे ज़्यादा कराची का साफ इलाका ये था। तकरीबन 28 गलियाँ इस इलाके की, बेहतरीन इलाका था हमारा इलाका। लोग सबसे मशहूर क्रिकेटर यहाँ क्रिकेट खेले गए यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा था, बड़ी चौड़ी गलियाँ हैं, लेकिन इस इलाके को नजर लग चुकी है, कोई करने वाले वो सारा हाल नहीं है यहाँ पे। इसलिए अब मेरी इल्तिजा है कि आप आगे तक बात फैलाएं मेरी और आप इसको थोड़ा मसले को हल करवाएं। ये बहुत गंदी हालत हो गई यहाँ की। भाई ये इनको कराना चाहिए। ये देखो ना गट्टे भरी हुई, हम जैसे बुड्ढे गिर जाते हैं, गंदे पानी आते हैं, मासूम बच्चे स्कूल जाते हैं वो गिर जाते हैं। ये देखो ये गंदगी बीमारियां अलग है, ये सब इनको कराना चाहिए। बात ये है यहाँ पे लोग बाहर नहीं निकल रहे, पब्लिक बाहर निकले कुछ भी नहीं, एक दिन का मसले का हल है। वहाँ से पंप बंद करते थे, पानी इधर गलियों में जमा हो जाता है। अब यहाँ तनख्वाह लेने वाले सारे केएमसी के बंदे बैठे होते ऑफिसर, सब माल खा रहे हैं, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। बोला हमारे हाथ में नहीं है, तनख्वाह ले रहे हैं सारे रोज सुबह आके बैठते हैं।
کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. بولو تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. حکمران طبقے کے فریبی وعدوں اور جھوٹے دعووں کی اصلیت سے کراچی کے باشندے بخوبی واقف ہو چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں کوڑے کچرے کے ڈھیر, گندگی اور ماحولیاتی آلودگی پر آنسو بہانا ان کی قسمت بن چکا ہے. حالانکہ 3.5 کروڑ سے زیادہ آبادی والے کراچی شہر سے پاکستان کے قومی خزانے کو سب سے زیادہ ریونیو ملتا ہے. تاہم پاکستانی حکمران پورٹ سٹی کراچی کے باشندوں کو صاف صفائی, سڑکیں اور بجلی پانی جیسی بنیادی سہولیات تک فراہم کرانے کی مسلسل اندیکھی کر رہے ہیں. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. زالان کوتبن وسیه یا رسون دلیلتی یا